हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मॉक टेस्ट की सीरीज में आज हमारा है मॉक टेस्ट 2। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। वहाँ से मॉक टेस्ट 2.pdf डाउनलोड करिए, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद आइए इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, एक कॉपी पेन पेपर लेके बैठिए और जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं उन क्वेश्चंस को, आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। ठीक, आइए शुरू करते हैं हमारा मॉक टेस्ट 2। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? द सोल्जर शोड रिमार्केबल डैश स्टैंडिंग फर्म इवन इन द फेस ऑफ सर्टेन डिफीट। अब इसकी हिंदी क्या है? जो सोल्जर है, सिपाही है, सैनिक है, उसने एक रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय डैश दिखाई, स्टैंडिंग फर्म अडिग रहा, स्टैंडिंग फर्म मतलब अडिग रहा, इवन इन द फेस ऑफ सर्टेन डिफीट, अपने निश्चित पराजय के सामने भी वो अडिग रहा, स्टैंडिंग फर्म। ठीक, आइए ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन। पहला है कवर्डाइस। कवर्डाइस मतलब होता है कायरता। ठीक, तो अगर स्टैंड फर्म रहा, निश्चित पराजय के सामने भी अडिग रहा, तो कवर्डाइज तो नहीं होगा। अगला है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब उलझन या किसी तरीके का भ्रम, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होगा। मलाइस मतलब होता है कोई द्वेष की भावना या कोई बुराई की भावना, ये भी गलत है। रेसिलियंस मतलब होता है किसी तरीके का लचीलापन कह लीजिए, या आप इसको कह सकते हैं कि किसी चीज़ से उबरने की क्षमता, मतलब कोई कठिनाई आई, अगर कोई व्यक्ति रेजिलियंट है या रेसिलियंस है उसके अंदर, तो उसका मतलब उसके अंदर उस मुश्किलों से, कठिनाइयों से उबरने की क्षमता है। ठीक, तो द सोल्जर शोड रिमार्केबल रेसिलियंस, उसने कमाल की उबरने की क्षमता या लचीलापन दिखाया, तो आंसर इज रेसिलियंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ही वोर अ ड्रेस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। उसने ऐसी ड्रेस पहनी जो कि ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, जो पारदर्शी मटेरियल से बनी हुई थी। ठीक है। फ्लूइड मतलब होता है तरल, लिक्विड। फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक। देखा होगा आपने कुछ बॉक्सेस के ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल, मतलब जैसे कांच की कोई चीज है। इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य, जो दिखाई ना पड़े। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एंटोनिम, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जो इधर का उधर दिखाई पड़े, और ओपेक मतलब होता है जो अपारदर्शी हो, जो इधर का उधर नहीं दिखाई पड़े। ठीक है, तो ओपैक इज द एंटोनिम ऑफ पारदर्शी। ओपैक मतलब जो इधर का उधर दिखाई ना पड़े, और ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओपैक, एंटोनिम निकालना था। आइए क्वेश्चन नंबर 3, नीदर ऑफ द प्रपोजल सीम टू एड्रेस द कोर इश्यू इफेक्टिवली। अब यहां क्या है? प्रपोजल, नीदर और ईदर का प्रयोग किसमें करते हैं? जब कोई दो चीजें हो, तो मतलब जैसे दो प्रपोजल हैं, उसमें से कोई भी प्रपोजल कोर इश्यू मतलब मुख्य मुद्दे को प्रभावी ढंग से सॉल्व या संबोधित नहीं कर पाया। ठीक, तो नीदर ऑफ द प्रपोजल मतलब ना तो ये प्रपोजल और ना ही ये प्रपोजल। तो जब भी आए नीदर, इसका मतलब ये क्या होता है? सिंगुलर, बिकॉज या तो इसकी बात कर रहा है और या इसकी बात कर रहा है। ठीक, ना तो ये ना तो ये, दोनों में से कोई भी नहीं। तो चूंकि सिंगुलर की बात कर रहा है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। सीम एक प्लूरल वर्ब होती है, और सिंगुलर क्या होती है? सीम्स। तो चूंकि यहाँ नीदर एक सिंगुलर चीज को बताता है, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। सीम नहीं आएगा, सीम्स आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक।
अच्छा, while the theory sounds appealing, ओके, हालांकि यह सिद्धांत अपीलिंग साउंड होता है, यानी कि आकर्षक लगता है, इट रिमेन्स लार्जली डैश, यह अधिकांशतः डैश लगता है, ड्यू टू लैक ऑफ एम्पिरिकल प्रूफ। एम्पिरिकल मतलब होता है कि जो अनुभव से जो प्रमाण आता है, एम्पिरिकल प्रूफ मतलब जो प्रमाण जो है वो अनुभव से आता है, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल प्रूफ। प्रूफ मतलब प्रमाण और एम्पिरिकल मतलब जो अनुभव से आता है। तो अनुभव से जो प्रमाण आता है उसकी कमी के कारण थ्योरी तो आकर्षक साबित होती है, लेकिन ये लार्जली कैसा रहता है, आइए, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, ठीक। प्लॉजिबल मतलब होता है जिसकी संभावना हो, या संभाव्य भी इसको हिंदी में बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है जिसका वर्णन किया जा या जिसका मतलब वर्णात्मक, जिसको एक्सप्लेनेशन किया जा सके, जिसका डिस्क्रिप्शन किया जा सके। और स्पेक्यूलेटिव मतलब होता है स्पेक्यूलेशन से भरा हुआ, मतलब जिसका अनुमान लगाया जा सके, ठीक। स्पेक्यूलेटिव मतलब अनुमान लगाने वाला। तो जबकि थ्योरी आकर्षक साबित हो रही थी, आकर्षक लग रही थी देखने में, ये लार्जली क्या रहा, क्योंकि अनुभव के प्रमाण की कमी की वजह से ये क्या रहा, स्पेक्यूलेटिव रहा, लार्जली स्पेक्यूलेटिव रहा। इट रिमेन्स लार्जली स्पेक्यूलेटिव, क्यों, क्योंकि अनुभव के प्रमाण की कमी थी। तो जिसमें अनुभव के प्रमाण की कमी हो उसके लिए आप अनुमान ही लगा सकते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence, ठीक है। no sooner had the bell rung when the students rushed out, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र दौड़ पड़े, ठीक। अच्छा, तो हमें ये मालूम है कि इंग्लिश ग्रामर में एक चीज होती है उसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, वो क्या होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन? कोरिलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जो पेयर में आते हैं, जैसे नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है। हार्डली, स्केर्सली, बियरली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है। नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है। तो इनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक। तो ये इसी पेयर में ही यूज होंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ ये लगा दें इसके साथ ये लगा दें। तो नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, देन। तो नो सूनर हैड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट, बिकॉज ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है और नो सूनर के साथ देन आता है, व्हेन नहीं। एक इजी क्वेश्चन था। अगला, sentences of a paragraph are given below in jumbled order, arrange the sentence in PQRS का ये क्वेश्चन है। आइए, ग्रेट लीडर्स often emerge during moments of national or global crisis, महान नेता अक्सर ही वैश्विक संकट या राष्ट्रीय संकट के टाइम ही के समय ही इमर्ज होते हैं, उभरते हैं, ठीक है। देयर एबिलिटी टू यूनाइट पीपल स्टेम्स फ्रॉम इमोशनल स्ट्रेंथ एंड विजन, उनकी क्षमता लोगों को यूनाइट करने की, एक करने की, स्टेम्स मतलब जागृत होती है, आती है, फ्रॉम इमोशनल स्ट्रेंथ मतलब उनका जो भावनात्मक बल होता है या जो उनका विजन होता है, उनका जो दृष्टिकोण होता है, उसी से आती है उनकी एबिलिटी लोगों में एकता लाने की, ठीक। इट इज ड्यूरिंग दीज टर्बुलेंट टाइम्स दैट ट्रू लीडरशिप इज टेस्टेड, ये इसी टर्बुलेंट टाइम्स मतलब अशांत समय में ही उनकी जो सच्ची लीडरशिप होती है वो टेस्ट होती है, उसकी परीक्षा होती है। सच लीडर्स राइज अबव पैनिक एंड एक्ट डिसाइसिवली, ऐसे नेता पैनिक यानी कि घबराहट, किसी तरीके की
तनाव से ऊपर उठते हैं और निर्णयात्मक रूप से काम करते हैं। एक्ट डिसाइसिवली मतलब निर्णयात्मक रूप से काम करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले मॉक टेस्ट 1 में भी बताया था कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस चीज के बारे में ये बात हो रही है। तो ये पूरी की पूरी बात किसके बारे में हो रही है, ग्रेट लीडर्स के बारे में। ठीक, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ग्रेट लीडर्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए शुरुआत कहाँ से होगी, इंट्रोडक्शन यहाँ दिया जा रहा है कि कौन होते हैं ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर वो होते हैं जो इमर्ज करते हैं, कोई वैश्विक संकट हो या कोई राष्ट्रीय संकट हो उस टाइम पे। तो फर्स्ट हमारा ए हो गया, क्यों, क्योंकि इस ग्रेट लीडर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, अच्छा, इट इज ड्यूरिंग दीज टर्बुलेंट टाइम्स, इस समय जो टर्बुलेंट टाइम है, जो संकट का टाइम है, ये ट्रू लीडरशिप टेस्ट करते हैं। तो कौन सा टर्बुलेंट टाइम, संकट का कौन सा टाइम, संकट का ये वाला टाइम, नेशनल और ग्लोबल क्राइसिस। देखिए लिंक हो रहा है साफ साफ। इट इज ड्यूरिंग दीज टर्बुलेंट टाइम्स, इन टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके बाद ये सेंटेंस आएगा ये के बाद। क्यों, क्योंकि ये दीज टर्बुलेंट टाइम्स की बात कर रहे हैं और ऊपर वो टाइम दिया हुआ है, नेशनल और ग्लोबल क्राइसिस। तो ए के बाद क्या हो गया, सी। तो कैसे आपको लिंक करना है ये मैं आपको समझा रहा हूं। अगला है कि सच लीडर्स राइज अबव पैनिक एंड एक्ट डिसाइसिवली। ऐसे लीडर, कौन, कैसे लीडर, ये ग्रेट लीडर। तो ये सच लीडर किसको बता रहा है कि ग्रेट लीडर। ठीक, ऐसे लीडर राइज अबव, उठते हैं, पैनिक और अशांत, और एक्ट डिसाइसिवली मतलब जो निर्णात्मक रूप से काम करते हैं, और पैनिक मतलब ऐसे पैनिक के टाइम, घबराहट के टाइम से ऊपर उठते हैं। ठीक, तो ए सी डी। तो लास्ट में कौन सा बचा, बी, देयर एबिलिटी टू यूनाइट पीपल। इनकी जो क्षमता है लोगों को यूनाइट करने की, वो कहाँ से आती है, उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ से आती है और उनके दृष्टिकोण से आती है। ए सी डी बी, ए सी डी बी क्या है हमारा, फर्स्ट। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, दिस काइंड ऑफ इरेटिक बिहेवियर फ्रॉम समवन ऑफ हिज स्टेचर, इस तरह का इरेटिक बिहेवियर, इरेटिक मतलब जो एक जैसा बिहेवियर ना हो, जिसको असंगत व्यवहार भी बोलते हैं हिंदी में। फ्रॉम समवन ऑफ हिज स्टेचर, उसकी जैसे स्टेटस वाले व्यक्ति से इस तरह का असंगत व्यवहार, डैश, हैव गॉन अनचैलेंज्ड फॉर सो लॉन्ग, इतने समय तक बिना आपत्ति के नहीं चलना चाहिए था। मतलब किसी न किसी को तो आपत्ति करनी चाहिए थी कि उसके जैसे स्टेटस वाले व्यक्ति का इतना ज़्यादा इरेटिक बिहेवियर, इतना ज़्यादा असंगत व्यवहार, इस काइंड का, वो अनचैलेंज्ड नहीं होना चाहिए था, मतलब बिना आपत्ति रहे नहीं रहना चाहिए था। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस तरह का नहीं व्यवहार, इस तरह के व्यवहार का अनचैलेंज्ड नहीं रहना चाहिए था, किसी न किसी को चैलेंज करना चाहिए था। ठीक, अब मस्ट नॉट हैव गॉन अनचैलेंज्ड फॉर लॉन्ग, ये फॉर सो लॉन्ग आवश्यक वाली बात नहीं हो रही है। वुड नॉट, ये भी गलत है। वुड नॉट हैव गॉन, वुड नॉट हैव गॉन अनचैलेंज्ड फॉर सो लॉन्ग, ये भी नहीं है। शुड नॉट हैव गॉन, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं, ये भी गलत है। ठीक, क्योंकि ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पास्ट की। तो सही आंसर क्या हुआ, ऑट नॉट। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। ठीक है, ऑट जो है, ऑट नॉट टू हैव गॉन अनचैलेंज्ड, इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव की। परफेक्ट जब इन्फिनेटिव की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं नॉट टू हैव, और चाहिए की बात आ रही है तो यहाँ पे ऑट लग गया।
ठीक, जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर हम एक सेंटेंस लें, यू ऑट नॉट टू हैव स्पोकन एक सेकंड, कुछ पेन में गड़बड़ हुई। यू ऑट नॉट टू हैव स्पोकन टू योर टीचर लाइक दैट। ये उन्हें एग्जाम्पल लिया एक, तुमको अपने टीचर के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ठीक, ये पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट में तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, तो परफेक्ट इन्फिनिटिव इसको बोलते हैं। तो यू ऑट नॉट टू हैव, ये सही है। ठीक, तो यहां भी क्या आएगा, इस तरह का जो असंगत व्यवहार है उस तरह के स्टेटस वाले आदमी के साथ अनचैलेंज्ड, बिना आपत्ति के ऐसा नहीं रहना चाहिए था। तो ऑट नॉट टू हैव, ये सही है। तो सही आंसर क्या हुआ, फोर्थ। आइए, अब ये एक सेंटेंस एरर का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मशीन वॉज वर्किंग परफेक्टली फाइन अंटिल इट स्टार्ट्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। तो इंग्लिश ग्रामर क्या कहती है कि अगर आपका मेन वर्ब पास्ट में हो, मेन वर्ब अगर पास्ट में हो तो बाकी का काम भी किस में होगा, पास्ट में होगा। ठीक, तो मशीन परफेक्टली फाइन नहीं काम कर रही थी, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस की बात आ रही है। अंटिल इट स्टार्ट्स, जब तक कि ये, मतलब मशीन सही काम कर रही थी, परफेक्टली फाइन, जब तक कि उसके अंदर एक तेज आवाज नहीं आ गई। ठीक, तो अंटिल इट स्टार्ट्स नहीं होगा, अंटिल इट स्टार्टेड होगा। यहां भी पास्ट की ही बात करेंगे क्योंकि आपके मेन वर्ब में कैसी बात हो रही है, पास्ट की। तो मशीन तब तक सही काम कर रही थी जब तक कि उसने एक लाउड नॉइज, एक बहुत तेज आवाज नहीं आने लगी थी। ठीक, तो स्टार्टेड होगा, स्टार्ट्स नहीं होगा। तो एरर किस पोर्शन में थी, इस पोर्शन में। समझ में आ गया ना, क्योंकि यहां पास्ट की बात कर रहे हैं मेन वर्ब में, तो बाद में भी बात किसकी होगी, पास्ट की ही होगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, select the option that expresses the given sentence in active voice। तो ये एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस एक पैसिव वॉइस में दिया है, उसको हमको किस में एक्सप्रेस करना है, एक्टिव वॉइस में करना है। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। ठीक, पैसिव वॉइस में सेंटेंस का मतलब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाएगा, लास्ट में। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द गेस्ट्स हैव बीन शोन द बैंक्वेट हॉल बाय द मैनेजर। मैनेजर द्वारा मेहमानों को बैंक्वेट हॉल दिखाया गया। ठीक, तो किसने दिखाया हॉल, बैंक्वेट हॉल, मैनेजर ने। तो कार्य करता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, मैनेजर। ठीक, किसको दिखाया, गेस्ट्स को। तो सब्जेक्ट बाद में आ गया, बिल्कुल सही। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बिल्कुल सही। तो ये पैसिव वॉइस है, बिल्कुल ठीक है। अब जब एक्टिव वॉइस में करना है तो हमें उल्टा कर देना पड़ेगा, सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा। ठीक, जो करता है वो शुरू में आ जाएगा, यानी जिसके द्वारा वो हॉल, बैंक्वेट हॉल दिखाया गया, वो शुरू में आ गया। तो ये सब में शुरू में है। ठीक, अब तो ये हो गई पहली कंडीशन, ये हो गई दूसरी, और तीसरी क्या होती है, नो चेंज इन टेंस। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते समय हम टेंस में कोई चेंज नहीं करते। तो द मैनेजर हैज शोन द बैंक्वेट हॉल टू द गेस्ट्स। तो मैनेजर ने शो किया, सब्जेक्ट करता मैनेजर है, तो मैनेजर हैज पहले आ गया। हैव बीन शोन, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, हैज शोन, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। द बैंक्वेट हॉल किसको दिखाया, गेस्ट्स को। अब ये देखिए यहाँ विल शो है, टेंस चेंज हो गया, ये भी गलत। हैड शोन, ये भी गलत। शोज प्रेजेंट, ये भी गलत, क्योंकि टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। तो सही आंसर क्या आ गया, फोर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 10,
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। समवन हैज टेम्पर्ड विद द रिकॉर्ड, किसी ने रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करी है। टेम्पर्ड मतलब बदलना या छेड़छाड़ करना। किसी ने रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करी है, ये एक्टिव वॉइस में दिया है, और इसको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। तो तीनों रूल, सब्जेक्ट, पहला रूल सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा पैसिव वॉइस करने में। दूसरा रूल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तीसरा रूल नो चेंज इन टेंस, ठीक। तो इसमें किसने, करता कौन है, किसने रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करी है, समवन, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये लास्ट में आ गया, तो देखिए सब में लास्ट में है, बिल्कुल सही। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो हैव बीन, हैड बीन और हैव बीन, ये और ये तीनों बी के साथ, तो यानी कि ये तो खत्म हो गया और ये आ गए तीनों, इन तीनों में से। और तीसरी बात, नो चेंज इन टेंस। अब हैज टेम्पर्ड दिखा रहा है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये भी खत्म हो गया। पहले, सबसे पहले ये खत्म हुआ था और ये तीन बचे थे, अब दूसरा भी खत्म हो गया, अब बचा फर्स्ट और थर्ड। अब क्या बात हो सकती है, अब ये बात हो सकती है कि समवन हैज टेम्पर्ड विद द रिकॉर्ड। मतलब ये हुआ कि जो, मतलब फ्रेजल वर्ब जो है वो है टेम्पर्ड विद। अब फ्रेजल वर्ब को आपको एज इट इज रखना है, किसी ने रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करी, ठीक। तो पहला देखते हैं, द रिकॉर्ड्स। अब ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, बिल्कुल सही। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही। द रिकॉर्ड्स हैव बीन टेम्पर्ड बाय समवन, किसी ने, रिकॉर्ड की किसी के द्वारा छेड़छाड़ की गई है, रिकॉर्ड के साथ किसी के द्वारा छेड़छाड़ करी गई है। अब विद मतलब हो गया साथ में, टेम्पर्ड विद हो गया एक फ्रेजल वर्ब। अब यहां देखिए विद नहीं आ रहा, इसलिए ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि फ्रेजल वर्ब में क्या, विद आ रहा है, तो आपको फ्रेजल वर्ब जैसा है वैसा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो द रिकॉर्ड्स हैव बीन टेम्पर्ड विद बाय समवन, अब बिल्कुल सही हो गया। सब्जेक्ट लास्ट में हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बी के साथ, चेंज में टेंस में चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट। और जो चौथी बात है हमारी फ्रेजल वर्ब की, तो यहाँ टेम्पर्ड विद है, मतलब छेड़छाड़ साथ में की गई उसके साथ में रिकॉर्ड के, तो टेम्पर्ड विद यहाँ भी है और टेम्पर्ड विद यहाँ भी है, ठीक। तो सही आंसर क्या हो गया, थर्ड। क्यों हुआ, आपको मैंने बता दिया कि इस केस में हमारा फ्रेजल वर्ब आया है। चलिए थोड़ा पानी पी लूं आपको, तब तक ये क्वेश्चन नंबर आप 11 करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड ईडियम। ये जो बोल्ड, हमारा बोल्ड में दिया हुआ ईडियम, इसको हमें बताना है। द न्यू इंटर्न वॉज टू इनएक्सपीरियंस्ड टू अंडरस्टैंड द ऑफिस पॉलिटिक्स। जो नया इंटर्न था, इंटर्न मतलब जो, जिसको हिंदी में प्रशिक्षु बोलते हैं, जो बिल्कुल ट्रेनिंग में होता है, अंडर ट्रेनिंग होता है, उसको इंटर्न बोलते हैं, ठीक। जो नया इंटर्न था वो बहुत ही अनुभवहीन था ऑफिस पॉलिटिक्स को समझने के लिए, ठीक है। टो द लाइन, अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन, सारे ईडीएम है, इनमें से कौन सा ईडीएम। टो द लाइन का मतलब होता है कि आज्ञा का पालन करना या आदेश का पालन करना, या एक सीधी रेखा में चलना, ठीक। थ्रो इन द टॉवेल का मतलब होता है हार मान लेना। इफ यू थ्रो इन द टॉवेल मतलब आपने हार मान ली। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है कि कभी नरम रवैया, कभी गरम रवैया, कभी गुस्से में होना और कभी खुश रहना, कभी गरम कभी नरम, ऐसे कह सकते हैं, ठीक। ये इडियम्स है।
कभी गरम कभी नरम। ग्रीन बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है नया, या और इसे कह सकते हैं बिना किसी अनुभव के, जो अनुभवहीन होता है, बिना किसी अनुभव के, ठीक, अनुभवहीन भी कह सकते हैं। तो जो नया इंटर्न था वो इनएक्सपीरियंस था, यानी कि क्या था, ग्रीन बिहाइंड द ईयर्स था ऑफिस की पॉलिटिक्स को समझने के लिए। तो इसका आंसर सही क्या हो गया, ग्रीन बिहाइंड द ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड ईडियम। अब उल्टा कर दिया, अब यहां पर इन्होंने एक ईडियम दे दिया है और बोल रहे हैं कि इसका इनमें से कोई मतलब समझाओ। दो इज हिज स्टार्टअप फेल्ड, हालांकि उसका जो स्टार्टअप था, बिजनेस था, वो फेल हो गया। रवि डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड टेक अनदर लोन, रवि ने साहस दिखाया और एक और ऋण ले लिया। ठीक, अच्छा, डिले एक्शन इंटेंशनली, डिले इन डिले एक्शन इंटेंशनली का मतलब कि इंटेंशनली मतलब होता है जानबूझकर। तो जानबूझकर अगर आप किसी कार्य में देरी करते हैं, जानबूझकर देरी करना किसी कार्य में, तो उसको बोलते हैं डिले एक्शन इंटेंशनली। ब्लेम अदर्स फॉर फेलियर का मतलब कि किसी अपनी विफलता के लिए, फेलियर के लिए किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, किसी और को दोष दे रहे हैं। क्विट इमीडिएटली का मतलब तुरंत छोड़ रहे हैं, तुरंत हार मान ले रहे हैं। और मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन विद करेज मतलब एक कठिन निर्णय ले रहे हैं साहस के साथ। तो जब उसका स्टार्टअप बिजनेस फेल हो गया, रवि ने फिर भी साहस दिखाया और एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया, एक और लोन लेने का। तो मेक अ बाइट द बुलेट का मतलब मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन, ठीक, एक कड़ा निर्णय लेना, डिफिकल्ट डिसीजन लेना साहस के साथ। तो सही आंसर क्या हो गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, इंसिनुएट। इंसिनुएट का मतलब क्या होता है, इंसिनुएट का मतलब होता है इशारा करना, या किसी बात को जिसे हिंदी में बोलते हैं परोक्ष, किसी बात को परोक्ष रूप में कहना। ठीक है, इंसिनुएट मतलब होता है कि किसी को सजेस्ट करना या इशारा करना। ठीक, तो डेक्लेयर बोल्डली हमें क्या निकालना है, सिनोनिम निकालना है। डेक्लेयर परोक्ष रूप समझते हैं ना आप, परोक्ष रूप मतलब होता है आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। डेक्लेयर बोल्डली का मतलब आप बिल्कुल साहस पूर्वक किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं। सपोर्ट ओपनली का मतलब खुल के समर्थन कर रहे हैं। रिजेक्ट ओपनली का मतलब खुल के किसी चीज को आप अपोज कर रहे हैं या नकार रहे हैं। और सजेस्ट इनडायरेक्टली का मतलब आप इनडायरेक्टली किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, वही मतलब होता है इंसिनुएट का। इंसिनुएट मतलब इशारों में बात करना, परोक्ष रूप से बात करना, इनडायरेक्टली सजेस्ट करना। ठीक है, तो इंसिनुएट का मतलब होता है सजेस्ट इनडायरेक्टली। तो इंसिनुएट का मतलब हो गया सजेस्ट इनडायरेक्टली, तो ये सिनोनिम हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, इसमें हमें सेंटेंस एरर का क्वेश्चन है। ये नो एरर भी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइपिंग में नो एरर छूट गया। चलिए, अच्छा, आफ्टर द गेस्ट्स हैड लेफ्ट, गेस्ट्स के जाने के बाद, शी हैड क्लीन्ड, उसने साफ किया, द इंटायर हाउस बाय हरसेल्फ, पूरा घर अपने आप उसने साफ किया। ठीक, तो हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन कई बार यूट्यूब शॉर्ट्स में डील किए हैं कि अगर दो या दो से अधिक एक्शन कार्य अगर पास्ट में हो रहे हों, तो जो पहला वाला कार्य होता है वो तो होता है पास्ट परफेक्ट में, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जो बाद वाला कार्य होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक, अब दो काम हुए, गेस्ट गए
और उसने पूरा घर खुद साफ किया, दोनों में से पहला काम कौन सा हुआ? सबसे पहले गेस्ट गए, तो गेस्ट हैड लेफ्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके गेस्ट के जाने के बाद ये वाला काम बाद में हुआ कि उसने अपना पूरा घर साफ किया, तो ये काम किसमें होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट शी क्लीन्ड द इंटायर हाउस बाई, अब पास्ट परफेक्ट दोबारा नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पहला काम है फर्स्ट एक्शन और दोनों काम पास्ट में हो रहे हैं, ये है सेकेंड एक्शन। तो रूल कहता है फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में और सेकेंड एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाना है तो सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो एरर किस पोर्शन में थी? शी हैड क्लीन्ड, इस पोर्शन में। तो आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट शी क्लीन्ड द इंटायर हाउस बाई हरसेल्फ, अब सही है। ठीक, ये एरर थी। क्यों थी ये भी मैंने आपको रीजन भी समझा दिया साथ में। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है। टू इम्प्रेस द बोर्ड, बोर्ड को प्रभावित करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, ही पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, उसने प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी हर संभव कोशिश करी। पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब अपनी हर संभव, अपना बेस्ट देना, अपना हर संभव कोशिश करना। पहला क्या है? मिस रिप्रेजेंटेड हिज प्रोजेक्ट, मतलब अपने प्रोजेक्ट को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। ये तो गलत बात है, ये तो नहीं है। यहाँ पे बल्कि लिख रहे हैं कि उसने सब हर संभव कोशिश करी, उसने अपना बेस्ट टू बेस्ट देने का प्रयास किया। जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं? मिस रिप्रेजेंटेड हिज प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को गलत ढंग से दिया। केप्ट चेंजिंग हिज ओपिनियन, अपना जो ओपिनियन है, अपना जो विचार है, उसको वो बदलता रहा, ये भी गलत है। वॉकड विद स्टाइल, मतलब अपनी स्टाइल से चला। ऐसे चलने की और स्टाइल की और फैशन की बात तो कहीं नहीं हो रही, उसमें तो कह रहे हैं उसने अपना सबसे बेस्ट दिया। ठीक, तो शोड कॉन्फिडेंस, उसने साहस का परिचय दिया, आत्मविश्वास का परिचय दिया। एंड मेड अ ग्रेट एफर्ट, और उसने पूरी मेहनत, अपने प्रयास में पूरी मेहनत करी और बहुत अच्छा, बहुत महान प्रयास किया। ये बिल्कुल ठीक है। अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब उसने आत्मविश्वास का परिचय दिया और अपना बहुत अच्छा एफर्ट डाला। तो इसका आंसर सही क्या है? सेकंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका सिनोनिम निकालना है। मेलनकॉली, मेलनकॉली का मतलब क्या होता है? मेलनकॉली का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत दुख में हो, उदासी में हो, गहरी उदासी में हो, उसको बोलते हैं मतलब इसको बोलते हैं डीप सैड सिचुएशन। ठीक है। ह्यूमर मतलब हो गया मजाक। हार्मनी मतलब होता है तालमेल या सामंजस्य। जॉय मतलब होता है खुशी, आनंद। और सैडनेस मतलब होता है उदासी। तो मेलनकॉली मतलब होता है डीप सैड सिचुएशन जो काफी लंबे समय तक चले। तो मेलनकॉली का सिनोनिम क्या हो गया? सैडनेस। ठीक, ये आप तभी लिख सकते हो जब आपको इसका मतलब मालूम होगा। वोकैबुलरी का क्वेश्चन था, तो सही आंसर इज सैडनेस। आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate antonym of the bold word. The manager's tone was conciliatory, trying to bring peace to the meeting. मैनेजर का जो टोन था, बात करने का तरीका था, वो कंसीलिएटरी था। कंसीलिएटरी मतलब होता है पीस मेकिंग, शांति व्यवस्था कायम कर रहा था। बड़ा ही चाह रहा था कि सब कुछ शांति से बीत जाए। पीस मेकिंग बोलते हैं इसको, कंसीलिएटरी मतलब। ठीक, तो मैनेजर की जो टोन थी वो बहुत ही मेल मिलाप वाली थी, शांति लाने की कोशिश कर रहा था। ट्राइंग टू ब्रिंग पीस टू द मीटिंग, वो मीटिंग के अंदर शांति लाने की कोशिश कर रहा था। तो पहला हो गया एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब आक्रामक, ऐसा तो नहीं है, उसमें तो पीस की बात हो रही है।
अपोलोजेटिक मतलब माफी मांगने वाला उसका बिहेवियर था, ये भी गलत है, माफी की तो बात नहीं हो रही है। न्यूट्रल, अच्छा इसमें क्या पूछा है इन्होंने, एंटोनिम पूछा है, सॉरी 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 सॉरी। न्यूट्रल मतलब हो गया तटस्थ, ना इधर का पक्ष ले रहा था ना उधर का पक्ष। और परसुएसिव मतलब होता है मनाने वाला, किसी को मतलब सबको वो मना रहा था एक एक करके। ठीक, तो यही थोड़ा गलती हो जाती है, आप ध्यान रखिए। यहाँ पे इन्होंने बोल्ड वर्ड का क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। तो अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति कंसीलिटरी अप्रोच है उसकी, उसकी जो टोन है वो शांति व्यवस्था कायम करने वाली है, पीस मेकिंग है मीटिंग में, तो उसका उल्टा क्या हो गया, उसकी अप्रोच कैसी है, आक्रामक है, सबसे लड़ाई करने वाली। तो एंटोनिम कंसीलेटरी का क्या हो गया, एग्रेसिव। अच्छा हुआ टाइम पे ध्यान दे दिया, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि एंटोनिम पूछ रहा है या सिनोनिम। तो कंसीलेटरी मींस पीस मेकिंग, शांति व्यवस्था कायम करने वाला, पीस लाने वाला, शांति लाने वाला, और उसका एंटोनिम उल्टा क्या हो गया, एग्रेसिव। चलिए अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द मीटिंग। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है अड़ियल या जिद्दी। ऑब्स्टिनेट चाइल्ड मतलब जिद्दी बच्चा। ठीक, हमें सिनोनिम निकालना है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, जो हर तरफ बात मान ले। यील्डिंग मतलब होता है झुकने वाला, यील्डिंग पर्सन। परसुएसिव मतलब होता है मनाने वाला, जैसे ऊपर था ना ये परसुएसिव, परसुएड करना, किसी को मनाना। और स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी। ठीक, इसका उल्टा होता है यील्डिंग। यील्डिंग मतलब झुकने वाला, बात मानने वाला, और स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी। तो ऑब्स्टिनेट मतलब अड़ियल, और अड़ियल का सिनोनिम क्या हो गया, जिद्दी। तो ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम क्या हो गया, जिद्दी। आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, सेंटेंस एरर का क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर का। द रूम वॉज स्पेसियस, कमरा स्पेशियस था, विशाल था, एंड वेल वेंटिलेटेड, अच्छी तरह से हवादार था। बट द फर्नीचर्स वर टू ओल्ड, लेकिन जो उसके फर्नीचर थे वो बहुत पुराने थे। तो हम कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं, ये जो फर्नीचर वर्ड होता है ये कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका प्लूरल नहीं लगाते हम एस लगा के, कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर्स जो है वो एक अनकाउंट, फर्नीचर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए प्लूरल नहीं आएगा। ठीक है, क्या होगा, फर्नीचर होगा, एस हटा दीजिए। तो एरर किस पोर्शन में थी, इस पोर्शन में। क्यों, क्योंकि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। अच्छा ठीक है, जम्बल्ड ऑर्डर में दिए हैं। तो क्या है, कह रहे हैं कि जो पहला पार्ट है आर वो इसका फिक्स्ड है। ठीक है, द राइज ऑफ डिजिटल मीडिया हैज चेंज्ड द वे वी कंज्यूम न्यूज़। ये कह रहे हैं कि जो डिजिटल मीडिया है वो हमारा जो, जिस तरह से हम न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं, जिस तरह से न्यूज़ हम देखते हैं सुनते हैं, उसको चेंज कर दिया है। ठीक, मैनी पीपल रिलाई सोलली ऑन सोशल मीडिया फॉर अपडेट्स। कई लोग केवल सोशल मीडिया पर ही निर्भर करते हैं। सोलली मतलब केवल निर्भर करते हैं, केवल करते हैं, और रिलाई मतलब निर्भर करना। तो कई लोग केवल सोशल मीडिया जैसे ट्विटर वगैरह पे ही निर्भर करते हैं अपडेट्स के लिए। विच ऑफन लीड्स टू स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, जिससे कई बार गलत जानकारी मिलती है। द ट्रेडिशनल प्रिंट इंडस्ट्री हैज सीन अ शार्प डिक्लाइन। जो पारंपरिक प्रिंट उद्योग है, प्रिंट इंडस्ट्री मतलब प्रिंट उद्योग, उसने एक बहुत तेज से गिरावट देखी है। जबकि न्यूज़ फास्ट हो गई है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो किस पे है, रिस्क पे है। ठीक है,
तो सबसे पहले ये बात किसके बारे में हो रही है? ये बात हो रही है डिजिटल मीडिया के बारे में, डिजिटल मीडिया के बारे में। ठीक, अब चूंकि बात हो रही है डिजिटल मीडिया के बारे में, तो ये आर जो है ये तो पहली लाइन है, द राइज ऑफ डिजिटल मीडिया हैज चेंज्ड। डिजिटल मीडिया का जो विकास है उसने चेंज कर दिया है जिस तरह से हम न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं। ठीक, अब इसी डिजिटल मीडिया का ही एक रूप है क्या? सोशल मीडिया। तो मैनी पीपल रिलाई सोशल मीडिया फॉर अपडेट्स। तो पहला क्या हो गया? ए, बिकॉज सोशल मीडिया, पहले तो बता रहे हैं कि डिजिटल मीडिया ने चेंज कर दिया है, फिर डिजिटल मीडिया का ही एक प्रकार है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे कई लोग रिलाई करते हैं केवल अपडेट्स के लिए। तो इसका आंसर पहला हो गया ए, बिल्कुल सही। विच मतलब जो कि, ऑफन लीड्स टू, जो कि, कौन जो कि? सोशल मीडिया के बारे में। ये विच किसके बारे में बात कर रहा है? सोशल मीडिया के बारे में। जो कि अक्सर ही गलत जानकारी फैलाता है। स्प्रेड मतलब फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत जानकारी। जो कि अक्सर ही गलत, ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर ही गलत जानकारी फैलाता है। कौन अक्सर गलत जानकारी फैलाता है? सोशल मीडिया। तो ए के बाद हो गया बी, बिल्कुल सही। उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल प्रिंट इंडस्ट्री है, इससे क्या हुआ है, इन चीज़ों से क्या हुआ है कि जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो प्रिंट इंडस्ट्री है, प्रिंट उद्योग है, उसके अंदर एक तेजी से कमी आई है। वाइल न्यूज़ बिकम फास्टर। तो इनसे क्या हुआ है कि जो न्यूज़ तो तेज हो गई है, लेकिन उसके जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो खतरे में है। इस सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी लिख सकता है। तो ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। तो सही आंसर क्या हो गया? सेकंड। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, शी डैश इन द किचन ऑल डे एंड नाउ शी इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। वह पूरे दिन किचन में डैश थी और अब वो पूरे तरीके से थक चुकी थी। ठीक, तो अब मैंने आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कई यूट्यूब शॉर्ट्स कराए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ क्या होता है कि वो काम पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन अभी किसी न किसी तरीके से प्रेजेंट से भी कनेक्टेड है, उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी पड़ रहा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो वो पूरा दिन किचन में काम कर रही थी, ले और नाउ, और अब वो थक, पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड है। यानी कि जो उसने प्रेजेंट पास्ट में काम किया, किचन में काम किया, उसका प्रभाव अभी भी पड़ रहा है, यानी कि अभी भी वो थकी हुई है। तो हम टेंस कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो विल वर्क फ्यूचर खत्म, हैड वर्कड पास्ट परफेक्ट खत्म, क्योंकि पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। इज वर्क, ये भी खत्म, हैज बीन वर्किंग। तो शी हैज बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन द किचन ऑल डे, पूरे दिन किचन में काम करती रही और अब वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गई। तो शी हैज बीन वर्किंग, पास्ट में काम शुरू हुआ और उसका अभी भी इफेक्ट है, अभी भी वो थकी हुई है कंप्लीटली। तो आंसर क्या हो गया? 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाट वाज द रीजन ऑफ देयर एब्सेंस। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि उनकी अनुपस्थिति का, एब्सेंस का क्या कारण है। ठीक, अब मैंने आपको कई यूट्यूब शॉर्ट्स में बताया है कि एक होते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और एक होते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। जो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है या जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आता है, और जो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें लास्ट में सेंटेंस के फुल स्टॉप होता है, उसमें नॉर्मल रहता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है।
ठीक, कई यूट्यूब शॉर्ट्स में इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो टीचर ने पूछा कि स्टूडेंट से कि उनके अनुपस्थित रहने का क्या कारण था। देखिए फुल स्टॉप लगा, यानी कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो इसका मतलब जो ये सब्जेक्ट है, द रीजन ऑफ देयर एब्सेंस, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कहाँ आएगी? ला सब्जेक्ट के बाद में आएगी ना, पहले नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट द रीजन ऑफ देयर एब्सेंस वाज। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी, क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप लगा है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा एक और गलती, ये तो हो गई पहली गलती। दूसरी गलती, ये जो रीजन होता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें दो दो गलतियां हैं। ये जो रीजन वर्ब है ना, इसके साथ हम हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, फॉर का नहीं। ठीक है, ये देखिए, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, रीजन के साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑफ का नहीं। मैं उल्टा बोल गया, रीजन के साथ, आप समझ गए ना, रीजन जो वर्ब है उसके साथ हम, मैं दोबारा लिख दूं यहाँ कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आप, जो रीजन वर्ब है ना उसके साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑफ का नहीं। गलत है ऑफ का प्रयोग। ठीक, तो द तो दो गलतियां हो गई। एक तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी वॉज जो है वो लास्ट में गया, और दूसरी बात रीजन के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, फॉर का करते हैं। मैंने गलत बता दिया, मतलब उल्टा, जल्दीबाजी में गलत बोल गया। तो इसमें से कौन सा है? वॉज ये पहले आ गया, ये भी गलत। ऑफ वाज बाद में है, ये भी गलत। वर ये भी गलत। सही क्या हुआ? द रीजन फॉर देयर एब्सेंस वॉज। इसमें पहली वाली गलती हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, ये भी सही, और ऑफ नहीं यूज करते हैं, रीजन के साथ फॉर यूज करते हैं, ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट द रीजन फॉर देयर एब्सेंस वॉज। ठीक, आंसर इज 2। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains error. ठीक है, no sooner had the meeting started when the CEO walked out of the boardroom in anger. मीट जैसे ही बैठक शुरू हुई, नो सूनर हैड द मीटिंग स्टार्टेड मतलब जैसे ही बैठक शुरू हुई वैसे ही सीईओ बोर्ड रूम से गुस्से में, क्रोध में बाहर चला गया। अभी मैंने, हम लोगों ने ऐसी क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नो सूनर के साथ क्या आता है? देन। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के साथ क्या आता है? व्हेन। नॉट ओनली के साथ क्या आता है? बट ऑल्सो। इनको सबको क्या बोलते हैं? को रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक, ये पेयर में यूज होते हैं, ऐसा नहीं है इसके साथ ये लगा देंगे, इसके साथ ये लगा देंगे। तो नो सूनर के साथ हमेशा क्या आएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन में? देन। तो व्हेन नहीं आएगा, क्या आएगा? देन। नो सूनर हैड द मीटिंग स्टार्टेड देन द सीईओ वॉकड आउट ऑफ द रूम। ठीक, तो एरर कहाँ थी? सेकंड में। इजी पेपर अभी चल रहा है, अभी थोड़े दिन बाद मुश्किल शुरू हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा कठिन लेवल जो है ना, मैं शुरू में एकदम कठिन लेवल नहीं डालना चाह रहा हूँ, शुरू में थोड़ा सा इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में अब आप देखेंगे इसके आगे जो लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन है, छोटा सा पैसेज है, वो भी काफ़ी इजी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। ठीक है जी। डिस्पाइट द मैनेजर्स अटेम्प्ट टू सीम न्यूट्रल। मैनेजर के तटस्थ दिखने के प्रयास के बावजूद, न्यूट्रल मतलब तटस्थ, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, डिस्पाइट मतलब बावजूद। इट वॉज ऑब्वियस ही हैड एन एक्स टू ग्रिंड। ये बहुत ही ऑब्वियस था, ये बहुत ही स्पष्ट था कि एन एक्स टू ग्रिंड एक जो है ईडियम होता है, इसका मतलब होता है कि कोई छुप के वार करना, या कोई छिपी हुई किसी की कोई छिपी हुई मंशा हो, छिपी हुई धारणा हो, सामने एकदम फ्रंट बोल्डली बात ना कर रहे हो। ठीक,
तो अ ग्रज अगेंस्ट द कंपनी, ग्रज मतलब होता है कि किसी कोई उसको नाराजगी है कंपनी के अगेंस्ट, ग्रज मतलब नाराजगी है कंपनी के अगेंस्ट, ये तो कहीं बात नहीं हो रही है। और टूल फॉर डिफेंस, डिफेंस मतलब वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपना रक्षा के लिए कोई उसका पास टूल था, ये भी नहीं बात हो रही है। अ प्लान टू कॉज हार्म, हाँ मतलब नुकसान, नुकसान का पहुंचाने की उसके प्रति कोई उसकी कोई प्लान था, कोई योजना थी, ये भी बात नहीं हो रही है। एंड एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है कोई छिपी हुई मंशा, बिल्कुल सामने डायरेक्ट में बात नहीं कर रहा है लेकिन उसकी कोई पीछे कोई मंशा है। अ हिडन पर्सनल एजेंडा मतलब उसका कोई व्यक्तिगत एजेंडा है, व्यक्तिगत उद्देश्य है, वो भी कैसा, छुपा हुआ, हिडन। तो छिपी हुई मंशा मतलब कोई छिपा हुआ एजेंडा, कोई छिपा हुआ उद्देश्य। ठीक, तो आंसर इज सेकेंड। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiomatic expression that can substitute the underlined segment in the given sentence। ठीक है, she tried to help, उसने कोशिश करी मदद करने की, by offering unsolicited advice, unsolicited मतलब बिना मांगी हुई, और सलाह, एडवाइस मतलब सलाह, उसने कोशिश करी बिना मांगी हुई सलाह देने की, बट इट ओनली एंडेड अप मेकिंग थिंग्स वर्स, बट इससे स्थिति और बिगड़ गई। मेकिंग थिंग्स वर्स का मतलब स्थिति का और बिगड़ जाना, वर्स मतलब और ज़्यादा बिगड़ना, और मेकिंग थिंग्स मतलब स्थिति का और बिगड़ना। ठीक, कॉलिंग इट अ डे का मतलब आप दिन का काम जब ऑफिस का सपोज समाप्त कर देते हैं, या सोने जा रहे होते हैं, या आराम करने जा रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कॉलिंग इट अ डे, मतलब दिन का काम खत्म कर देना। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मतलब गुस्से में आप अपना कोई नियंत्रण खो दें। ठीक है भाई, आज ये वाला आया है, कल कोई इनमें से कोई आ सकता है, तो बाकी के भी तो मालूम होने चाहिए ना। अपना गुस्से में नियंत्रण खो देना। टेकिंग अ रेन चेक का मतलब होता है कि कुछ टाइम बाद किसी चीज को या किसी प्रपोजल को स्वीकार करना, कुछ टाइम लेना। टेकिंग अ रेन चेक का मतलब कि किसी प्रपोजल को, किसी प्रस्ताव को बाद में स्वीकार करना, थोड़ा टाइम लेना। एडिंग इंसल्ट टू इंजरी का मतलब घाव पर नमक छिड़कना। ठीक, तो उसने बिना मांगी हुई सलाह देने की कोशिश करी, लेकिन वो उससे क्या हुआ, उससे घाव पर नमक छिड़क गया, मतलब वो और ज्यादा चीज वर्स हो गई, और वो चीज स्थिति बिगड़ गई। तो मेकिंग थिंग्स वर्स्ट का मतलब एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, घाव पर नमक छिड़कना, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी मतलब, इंजरी मतलब कोई घाव, इंसल्ट मतलब अपमान, घाव पर का और अपमान करना मतलब घाव पर नमक छिड़कना, मतलब मेकिंग थिंग्स वर्स्ट। तो आंसर इज फर्स्ट। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चंस हैं, ये एक छोटा सा इजी सा पैसेज है, आगे जाके जब हम और मॉक टेस्ट करेंगे तो उसमें हमारे और ये थोड़े से कठिन हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े लंबे हो जाएंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, लेकिन अभी शुरू शुरू में हम लोग एटलीस्ट जब तक 5-6 मॉक टेस्ट नहीं कर लेते ये, तो चलिए जब तक आप इस पैसेज को पढ़िए, मैं पानी और पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो क्या कहता है ये पैसेज, ये कहता है क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इश्यू। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक कैसा है, एक मुद्दा है। कैसा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन वो है एक गंभीर मुद्दा है, कॉज्ड लार्जली बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि मानव की वजह से हुआ है। राइजिंग टेम्परेचर, बढ़ता हुआ तापमान, मेल्टिंग आइस कैप्स, जो बर्फ की चट्टान है उनका पिघलना, एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो अत्यधिक एक्सट्रीम मतलब बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर बिकमिंग मोर कॉमन, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सामान्य हो गई हैं, कॉमन हो गई हैं। साइंटिस्ट्स वॉर्न, जो वैज्ञानिक हैं वो अब चेतावनी दे रहे हैं कि इफ़ कार्बन एमिशंस आर नॉट कर्टेल्ड, कर्टेल मतलब कमी करना,
कि अगर कार्बन उत्सर्जन को, कार्बन एमिशन को नहीं, उसके अंदर कमी लाई गई, नियंत्रित नहीं किया गया, तो जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो विल फेस इवन मोर सीवियर कंसिक्वेंसेस। तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फेस मतलब भुगतना, सीवियर मतलब गंभीर, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। ठीक, आइए इजी सा पैराग्राफ, इजी से क्वेश्चन, इजी से करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा हम, ताकि कठिन और कर पाएंगे। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार क्लाइमेट चेंज का मुख्य प्रारंभिक कारण क्या था? अब यहाँ साफ साफ लिखा है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो कॉज करती है क्लाइमेट चेंज को ज्यादातर। तो आंसर क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। आंसर हो गया सी, प्राइमरी कॉज क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी, साफ साफ। व्हाट कंसीक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज मेंशन्ड इन द पैसेज? जलवायु परिवर्तन का क्या परिणाम लिखा है? तो ये कह रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो आइस कैप्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ हैं बर्फ के, वो पिघल रहे हैं, और एक्सट्रीम वेदर है। ठीक, तो एक्सट्रीम वेदर है और मेल्टिंग आइस कैप्स है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो सी में क्या, डी भी देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं नहीं बताया है, मेल्टिंग आइस कैप्स एंड एक्सट्रीम वेदर, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। मेल्टिंग आइस कैप्स, जो बर्फ के पहाड़ हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, घुल रहे हैं, और एक्सट्रीम वेदर हो रहा है। अच्छा जी, 28 क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट डू साइंटिस्ट रिकमेंड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज? तो ये कह रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, उससे कॉम्बैट मतलब निपटने का साइंटिस्ट क्या रिकमेंड करते हैं? आइए देखते हैं। साइंटिस्ट वॉर्न करते हैं कि यदि कार्बन एमिशन मतलब जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कर्टेल नहीं किया गया, उसको कम नहीं किया गया, तो फ्यूचर जनरेशन जो है वो, तो यानी इन्होंने क्या बोला कि क्या करना चाहिए? हमको कार्बन एमिशन को कम करना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने क्या क्या क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए या उससे निपटने के लिए, कॉम्बैट मतलब निपटना, क्या करना चाहिए? रिड्यूस कार्बन एमिशंस। हमें कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कार्बन एमिशंस आर नॉट कर्टेल्ड, साइंटिस्ट ने वार्न किया। ठीक, आइए अगला। व्हाट इज द ऑथर्स टोन टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन के लिए उसकी जो टोन है वो क्या है? डिसमिसिव मतलब बिल्कुल नकार दिया उसने, उपेक्षा कर दी, ऐसा भी नहीं है। न्यूट्रल मतलब तटस्थ, ना वो कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज अच्छा है, ना वो कह रहा है खराब है, ये भी गलत। प्लेफुल मतलब वो हंस रहा है, ह्यूमर मतलब हास्यात्मक है, ये भी गलत, हंस तो नहीं रहा है वो। अलार्मिंग है मतलब वो चिंतित है, वो कह रहा है कि आपको चिंता करनी चाहिए, अलार्मिंग सिचुएशन है, बर्फ के पहाड़ घुल रहे हैं, वेदर एक्सट्रीम हो रहा है, तो उसकी टोन क्या है ऑथर की? अलार्मिंग है, चिंतित, चिंता करने वाली है, सतर्क करने वाली है। ठीक है, आइए आज अपने मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? व्हाट डज द वर्ड कर्टेल्ड मोस्ट नियरली मीन एज यूज्ड इन द पैसेज? पैसेज में इस कर्टेल्ड वर्ड का क्या मतलब है? तो जैसे इन्होंने बोला ना, यहाँ देखिए, कार्बन, साइंटिस्ट ने बोला है कि कार्बन एमिशन आर नॉट कर्टेल्ड। कर्टेल्ड मतलब रिड्यूस करना, कम करना किसी चीज को। तो कर्टेल का मतलब क्या है? इग्नोर नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है, ऑब्जर्व नहीं करना है, इंक्रीज बढ़ाना नहीं है, बल्कि क्या करना है? रिड्यूस करना है। ठीक है, तो जानबूझकर ये पेपर थोड़ा आसान, जो इसका पैसेज है ये थोड़ा आसान, ताकि आप, जैसे मैंने एक बार पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई जिम में जाओगे, पहले 5-5 किलो के डंबल उठाओगे, फिर 10-10 के उठाओगे 2 महीने बाद, फिर 15-15 के उठाओगे। अगर पहले ही दिन 50-50 के उठा लिए तो चोट आ सकती है, कॉन्फिडेंस गिर सकता है। ठीक है,
तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगली बार 1-2 बार और थोड़ा इजी लें, उसके बाद 5 मॉक टेस्ट के बाद थोड़ा सा लेवल हम कॉम्प्रहेंशन का बढ़ा दें, क्वेश्चंस का बढ़ा दें। ठीक है, चलिए। तो आप मेरे साथ बने रहे, हमने मिल के ये मॉक टेस्ट सॉल्व किया। आशा है आपने इस मॉक टेस्ट से काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक। इस वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।